हाय स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज हम लोग देखेंगे जो ज्योग्राफी का फर्स्ट यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसके पहले आपके लिए एक इंफॉर्मेशन ये है कि यदि आप इसमें जो ज्योग्राफी का कंप्लीट मटेरियल आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। यानी टारगेट सेमेस्टर में जितने भी चीजें आपका सेमेस्टर वाइज सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को एक एक टॉपिक को कवर किया जाएगा और आपको कंप्लीट मटेरियल भी दी जाएगी। तो आप लोग जाइए और टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी, जिसे हम लोग हिंदी में भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी इंग्लिश में बोला जाता है और भूगोल हिंदी में बोला जाता है, लेकिन आपको बता दिया जाए कि ज्योग्राफी में जो इंग्लिश में ज्योग्राफी बोला जाता है और हिंदी में जो भूगोल बोला जाता है दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो भूगोल शब्द है, ठीक है, भूगोल शब्द को हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। भूगोल, इसमें जो भू का अर्थ होता है, भू का जो अर्थ होता है वो होता है भूमि, और जो गोल का अर्थ होता है वो जनरली गोल ही होता है। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि भूमि क्या है, गोल है, और यदि इसी का हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, भूगोल का अध्ययन करेंगे। वहीं पे अगर हम लोग इसके इंग्लिश को देखेंगे तो इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, जियोग्राफी। इंग्लिश में जियोग्राफी होता है जहां जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, जहां जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और यहां ग्राफी का जो अर्थ होता है वो होता है वर्णन करना, वर्णन करना। यदि हम किसी भी प्रकार से पृथ्वी का किसी भी पार्ट्स या फिर संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना यानी कि पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसका परिचय, कौन कौन सी चीजें परिचय में हमको जाननी है, कौन कौन सी चीजें देखनी है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ जनरली आपने देखा कि जो भूगोल हिंदी में होता है और जो इंग्लिश में ज्योग्राफी होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए आप लोग को इंट्रोडक्शन की तरफ लेके चलते हैं। भूगोल का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है, यानी भूगोल के यदि हम सामान्य रूप में उसको देखते हैं तो उसका अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन। भूगोल ज्योग्राफी शब्द का नामकरण एवं उसके प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित रूप देने का श्रेय यूनानियों को है, फिर भी वास्तव में भूगोल उससे भी कहीं अधिक पुराना है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यदि भूगोल की हम लोग बात करें तो उसको सुव्यवस्थित ढंग से किसने प्रेजेंटेशन किया, यानी भूगोल का सुव्यवस्थित रूप सबसे पहले किसने दिया था, तो इसका श्रेय जो है किसको जाता है भाई, इसका श्रेय जाता है यूनानियों को। इसका श्रेय जो जाता है किसको जाता है, यूनानियों को। ऐसा माना जाता है कि यूनानियों ने सबसे पहले भूगोल को सुव्यवस्थित रूप से एक विषय के रूप में एक स्वतंत्र अवस्था में उसको रिप्रेजेंटेशन किया था, उसका प्रेजेंटेशन किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिर भी वास्तव में भूगोल विज्ञान उससे भी कहीं अधिक पुराना है। ऐसा माना जा सकता है कि हाँ ये सही है कि यूनानियों ने सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि भूगोल वहीं तक सीमित नहीं तक बल्कि उससे भी पुरानी चीजें हैं। आगे हम लोग देखते हैं विभिन्न कालों में निरंतर विकसित स्वरूप विकास को प्रकृति एवं विविध चिंतन से होकर गुजरने के कारण इसकी परिभाषा में भी निरंतर परिवर्तन होता रहा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक इसी चीज को फॉलो करते हुए ये जो भूगोल है इसमें भी चेंजेस आते गए, और शुरू में जिस भूगोल को हम लोग जानते थे, पढ़ते थे, आज के समय में वो भूगोल नहीं रहा। उसकी परिभाषाएं जो थी अब धीरे धीरे विकसित हो चुकी हैं। अब इसके संबंध में कौन कौन से जो भूगोलवेत्ता हैं, जो विद्वान है, जो भूगोल से संबंधित विद्वान है, कैसे कैसे उसको परिभाषा को डेवलप किए हैं या फिर अपने अपने मत में कैसे कैसे परिभाषा दिए हैं, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्राचीन काल में यूनानी एवं रोमन काल, जो यूनानी और रोमन काल चल रहा था, हिकेटियस, अरस्तु, एरिस्टोस्थेनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस, पोबिलियस, पोसिडोनियम, स्ट्रेबो, टालेमी इत्यादि, ये सभी के सभी लोग क्या थे, भूगोलवेत्ता माने गए। वास्तव में ये लोग भूगोलवेत्ता थे नहीं, कैसे माने गए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन
प्रारंभतः इन्हीं लोगों ने भूगोल की जो है किस तरीके से शुरुआत की थी, इसको भी हम लोग को चर्चा करना है। लेकिन प्रारंभ में भूगोल के संबंध में इन्हीं लोगों का नाम आता है। ठीक है, आदि विद्वानों ने अपनी अपनी तरह भूगोल का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। 17वीं शताब्दी में वारेनियस तथा 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में वारेनियस तथा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांट और हम्बोल्ट, रिटर, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे जैसे भूगोल का विकास होने लगा, भूगोल का जब विकास होने लगा तो विभिन्न प्रकार के जो भूगोलवेत्ता थे अपने अपने मत प्रस्तुत किए, अपने अपने मत दिए कि भूगोल ये नहीं ये चीज होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से जो यहाँ पे 17वीं शताब्दी में जो वारेनियस थे उन्होंने भूगोल को क्या कहा, किस संबंध में बताया, और ठीक उसी प्रकार 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांट महोदय, हम्बोल्ट महोदय और रिटर महोदय ने कौन कौन सी चीजें बताई हैं इसके बारे में भी हम लोग आगे जब इनकी परिभाषा पढ़ेंगे तो देखेंगे। लेकिन जनरली हम लोग यहाँ क्या जान सकते हैं कि 17वीं शताब्दी में वारेनियस ने और 18वीं शताब्दी में भूगोल के बारे में, जो 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध का समय है, कांट महोदय, हम्बोल्ट महोदय और रिटर महोदय आदि ने भूगोल को अधिक व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ और प्रभावी परिभाषा प्रस्तुत की है। इसको हम लोग इनके परिभाषा को तो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से हम यहाँ जान लें कि 17वीं शताब्दी में वारेनियस और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांट, हम्बोल्ट, रिटर, ये सब के सब विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषा दिया था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे यहां पे हम लोग देख लेते हैं आगे कौन सी चीजें हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। इंट्रोडक्शन के अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। यहां पे हम लोग देख लेते हैं 20वीं सदी के प्रारंभ तक भूगोल में प्रदेश, क्षेत्र या देशज अध्ययन एवं व्याख्या इसके महत्वपूर्ण अंग बन गए। स्थान एवं स्थानिक अध्ययन की महत्ता को भी स्वीकार किया जा चुका था। यानी कि जब 20वीं शताब्दी आया तो 20वीं शताब्दी में यह मान लिया गया कि भूगोल का जो अध्ययन होता है, किसी स्थान विशेष का अध्ययन क्या होता है, भूगोल का अध्ययन होता है। 18वीं शताब्दी में हमने देखा, 17वीं शताब्दी में हमने देखा, और अभी जो है 20वीं शताब्दी में भूगोल का एक विस्तृत स्वरूप निकल करके आ गया। और वो विस्तृत स्वरूप क्या निकल करके आ गया कि अब हम भूगोल का अध्ययन किसके रूप में करने लगे, यानी प्रदेश, क्षेत्र के रूप में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रदेश, क्षेत्र या फिर देशज अध्ययन की व्याख्या, यानी कि जब हम किसी प्रदेश, किसी स्पेसिफिक स्थान, किसी स्पेसिफिक प्रदेश के बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये भूगोल है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं भारत का भूगोल, जब भारत का भूगोल हम लोग पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, अगर एक देखा जाए तो भारत के भूगोल के बारे में हम लोग कुछ इस प्रकार से चर्चा करते हैं कि भारत के जितने भी स्पेसिफिक एरिया हैं, ठीक है, इन सभी के इस स्पेसिफिक एरिया के बीच में यदि कोई भी बात करते हैं हम, जैसे मान के चलते हैं यहाँ पे क्या है, आपका डेजर्ट है, यानी कि थार है, यहाँ पे सभी के सभी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे आपका पठार का इलाका है, यहाँ पे तटीय क्षेत्र है। तो जब भारत के विभिन्न प्रकार के जो जगह है, जो प्लेस है, स्पेसिफिक स्थान है, उसके बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि भारत के भूगोल का अध्ययन करते हैं। वास्तव में वही कहा गया कि जब ये 20वीं शताब्दी आया तो 20वीं शताब्दी में ये किसके रूप में बदल गया, यानी जब भूगोल का अध्ययन हम लोग करने लगे तो किसके रूप में करने लगे, किसी देश या प्रदेश या स्पेसिफिक स्थान के रूप में करने लगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक भूगोल का तर्कपूर्ण अंतर संबंधित स्वरूप स्पष्ट रूप से उभर आया। हार्डसोन की परिभाषा को अमेरिका एवं यूरोप में विशेष मान्यता मिली। यहाँ पे है हार्डसोन एक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने जो अपने भूगोल के संबंध में परिभाषा दिया था तो इसको सबसे ज्यादा मान्यता कहां पर मिली थी, अमेरिका में और यूरोप में। ठीक है ना, कहां पे मिली थी, अमेरिका में और यूरोप में। यहाँ पे हम लोग देख सकते थे कि शुरू में भूगोल को किस तरीके से हम लोग देख रहे थे और धीरे धीरे विकसित होते हुए जो विभिन्न प्रकार के भूगोलवेत्ता थे किस तरीके से उसको डेफिनेशन के आधार पे, परिभाषा के आधार पे उसके स्वरूप को बदलते चले गए। और यहां तक हम जब आते हुए देखते हैं तो प्रदेश और क्षेत्र के रूप में, और जब इन्होंने हार्डसोन ने जब परिभाषा दी तो उसको अमेरिका और यूरोप में विशेष मान्यता प्राप्त हुई थी। आगे हम लोग देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में सांख्यिकी विधियां, ये देखिए सांख्यिकी विधियों को भी इन्वॉल्व किया गया, का समावेश हुआ। 1360 के दशक में आचरण भूगोल, आचरण यानी किसी भी प्रकार का जो स्पेसिफिक कर्तव्य कह सकते हैं, उसको भी भूगोल में शामिल किया गया।
एवं सिस्टम एनालिसिस, तंत्र विश्लेषण, यानी कि किस तरीके से हमें भूगोल को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है उसके बारे में भी हमें चर्चा किया गया। विश्लेषण एवं भूगोल को सभी शाखाओं में एवं शोध एवं विश्लेषण तथा उसका परिणामी प्रभाव जैसे प्रक्रियाओं के कारण उसके पूर्व के भूगोल की विधि तंत्र संबंधी धारणाओं का इतिहास वस्तु मान लिया गया। यहाँ पे भूगोल में अब भूगोल का क्षेत्र क्या हो रहा है, धीरे धीरे विस्तृत हो रहा है। शुरू में भूगोल को हम किस रूप में समझते थे, सिर्फ और सिर्फ एक भूगोल के नाम से जानते थे, पृथ्वी के अध्ययन के रूप में जानते थे। बाद में पता चला कि नहीं, पृथ्वी की एक स्पेसिफिक जगह का भी अध्ययन करेंगे, वो भी भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद सांख्यिकी को भी उसमें शामिल किया गया और उसके बाद जो है परिणामी प्रभाव जो उसके आने लगे उसको भी इसमें शामिल किया गया और उससे संबंधित जितनी भी धारणाएं और इतिहास थे उन सभी को भूगोल में इन्वॉल्व कर लिया गया। और इसी के साथ दूरस्थ संवेदन, फोटोग्राफी, कंप्यूटर, सभी चीजों को इन्वॉल्व करने के पश्चात भूगोल का हम एक विस्तृत अध्ययन करने लगे और तब जाकर के भूगोल हमारा स्पष्ट रूप से सामने आ गया। लास्ट में ये कहा गया कि जियोग्राफी मतलब जियोग्राफी में जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। तो हमने अंत में देखा कि जियोग्राफी में लगभग पृथ्वी के बारे में जितना भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाता है, भूगोल के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भूगोल का अर्थ। अब हम लोग जानेंगे कि भूगोल का अर्थ क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहाँ पे देखिए, ज्योग्राफी शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के जी तथा ग्रोफो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है क्रमशः पृथ्वी का वर्णन करना। इसको हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि जियो और ग्राफी दो वर्डों से मिलकर के बना है ज्योग्राफी, जहां पे जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और जो ग्राफी का अर्थ होता है वो होता है वर्णन करना। अर्थात पृथ्वी का वर्णन ही क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। इस प्रकार से ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ सामान्य अर्थ है कि पृथ्वी का वर्णन करना। सामान्यतः भूगोल में पृथ्वी के तल का अध्ययन, भूगोल में पृथ्वी का तल का अध्ययन आधार रूप में किया जाता है। स्पष्ट रूप से आपको जानकारी ये होनी चाहिए कि जब भी हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो भूगोल के अध्ययन में ये जो पृथ्वी का सरफेस है सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इसके बाद भी अध्ययन किया जाता है कि नहीं किया जाता है, इसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन अभी तक हम ये जान लें कि ज्योग्राफी में, जो भूगोल में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी के सरफेस का अध्ययन किया जाता है। तो एक चीज हमने जान लिया कि भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके जो सरफेस होता है उसका अध्ययन किया जाता है, यानी जो भूतल होता है उसका अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं पृथ्वी का अध्ययन आधार रूप में किया जाता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं और उससे संबंधित निचली शैल परतों तथा वायुमंडल की निगरानी परतों को भी उस आधारभूत अध्ययन में सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, जब भी हम भूगोल का अध्ययन करेंगे तो ये मान के चलते हैं कि ये एक पृथ्वी है। पृथ्वी पे ये जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, उसका भी अध्ययन करना है और नीचे जो उसका आंतरिक शैल है उसका भी अध्ययन करना है, जो भूतल पर शैल है इसका भी अध्ययन करना है। तो यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भूगोल के अंतर्गत हम पृथ्वी के पर्यावरण, पृथ्वी के जो आंतरिक शैल हैं या फिर पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी चीज, भूतल पे रहने वाली जितने भी चीजों का अध्ययन करते हैं तो हम उससे क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ये उसका अर्थ है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भूगोल का वर्तमान अर्थ को समझाने के लिए भूतल की अवधारणा संकल्पना ही मुख्य है। इसके द्वारा भूगोल के वर्तमान अध्ययन क्षेत्र का स्पष्ट चित्रण हो जाता है। अतः पृथ्वी तल और उसके निवासियों का विज्ञान है, जिसका मुख्य लक्ष्य है कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों के परिवर्ती वातावरण में मानव वर्गों की परिस्थितिकी संबंधों को ठीक ठाक समझते हुए प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों के उपयोग में समुचित सहायता द्वारा उन संसाधनों की उपयोगिता में वृद्धि, मानवीय सुख समृद्धि एवं अंत प्रादेशिक योजनाओं में समुचित योगदान देना। अब लास्ट में निष्कर्ष यह निकल करके आ जाता है
कि जो भूगोल है उसके अंतर्गत जब हम उसका अर्थ देखते हैं, भूगोल का जब अर्थ देखते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। पहले नंबर पे हम लोग देख लेते हैं कि जो भूतल है, भूतल, उसके बाद वातावरण, वातावरण, उसके बाद जो आंतरिक सेल होती हैं, आंतरिक सेल, आंतरिक सेल, उसके बाद जो मानवीय क्रियाएं होती हैं, मानवीय क्रियाएं इत्यादि, क्रियाएं, क्रियाओं इत्यादि का अध्ययन, इत्यादि, इत्यादि का अध्ययन क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इत्यादि का अध्ययन भूगोल कहलाता है। ठीक है, ये रहा भूगोल का अर्थ। अब यदि आपसे पूछा जाए कि भूगोल का अर्थ क्या कहलाता है, तो भूगोल का अर्थ से तात्पर्य यह है कि जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी में पृथ्वी की आंतरिक चीजें जैसे भूतल, वातावरण और उसके आंतरिक सेल और पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, तो ये हमारा भूगोल के अंतर्गत, उसके अर्थ के अंतर्गत आ जाता है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते क्या है भूगोल की परिभाषाएं। और अब हम लोग देखेंगे कि इस भूगोल की परिभाषाओं में कौन कौन से जो विद्वान थे अपने योगदान दिए हैं और भूगोल के संबंध में उन्होंने क्या क्या बातें बताई है और किसको उन्होंने भूगोल माना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अन्य विद्याओं की तरह भूगोल के विभिन्न कालों में निरंतर विकसित स्वरूप विकास की प्रकृति विविध चिंतन से होकर गुजरना पड़ा है, जिसके कारण इसकी परिभाषा में परिवर्तन होता रहा है। पृथ्वी का वर्णन किस पृष्ठभूमि या किस मुख्य दृष्टिकोण से करना चाहिए, इस विषय का विवेचन भूगोल के विद्वानों ने किया है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत भूगोल की परिभाषाओं से उपर्युक्त तथ्यों को भली भांति समझा जा सकता है। आपको स्पष्ट रूप से बता दिया जा सकता है कि जो भूगोल है, शुरू में हम इतने बड़े विस्तृत रूप में भूगोल का अध्ययन नहीं करते थे। धीरे धीरे इसका विकास हुआ, समय बीतता गया, लोगों ने भूगोल के बारे में अपनी अलग अलग चीजें बताते गए और लास्ट में हमने देखा कि भूगोल एक समग्र पृथ्वी का अध्ययन है। पृथ्वी पे जितनी भी चीजें पाई जाती हैं, चाहे वो आंतरिक भाग में चाहे बाहरी भाग में, वो भूगोल का अध्ययन है। अब हम लोग देखेंगे कि जो अलग अलग विद्वान थे उन्होंने किसके अध्ययन को भूगोल माना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे शब्दकोश द्वारा परिभाषा जो दिया गया है पृथ्वी, भूगोल तल और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का अध्ययन है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या कह दिया कि जो भूगोल है वो पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी निवासी, चाहे जीव हैं चाहे जंतु हैं, कुछ भी हैं, अगर हम पृथ्वी पर रहने वाले जंतुओं का या फिर व्यक्तियों का, मानव का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। किसने कहा है भाई, ये कहा है शब्दकोश द्वारा जो परिभाषा दिया गया है, उसने कहा कि ये जो भूगोल होता है वो पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का अध्ययन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेबो के अनुसार स्ट्रेबो ने भूगोल को कैसे परिभाषित किया था। इसके पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पे जो शब्दकोश के द्वारा परिभाषा दिया गया था वो सिर्फ और सिर्फ निवासियों के संबंध में दिया गया था। अर्थात जो शब्दकोश के द्वारा परिभाषा दी गई, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जो भूगोल पृथ्वी का तल पर या फिर पृथ्वी पर रहने वाले जो निवासी हैं उन्हीं का सिर्फ अध्ययन करती है। अर्थात हम निवासियों का अध्ययन कर लेते हैं तो हम किसका अध्ययन करेंगे, भूगोल का अध्ययन करेंगे। लेकिन वहीं पे स्ट्रेबो ने क्या कहा, स्ट्रेबो ने कहा भूगोल हमको स्थल एवं महासागरों में बसने वाले जीवों के बारे में बताने के साथ साथ विभिन्न लक्षणों वाली, यहाँ पे वाली होना चाहिए, विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषताओं को समझाता है। अर्थात ये थोड़ा सा आगे बढ़कर की परिभाषा देते हैं और आगे बढ़कर की परिभाषा क्या देते हैं, कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ निवासियों का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि जो पृथ्वी की विशेषता है, जो विभिन्न लक्षणों वाली पृथ्वी की विशेषता है, उनको भी समझना है, उसको भी समझाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। एक वाक्य में अगर हम लोग कहें तो यह हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेबो के अनुसार पृथ्वी पर जितने भी निवासियों जो रहने वाले हैं उस निवासियों का ही अध्ययन नहीं है, बल्कि किसका अध्ययन है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी पर जो स्थल और महासागर हैं उन सभी के विशेषताओं का भी अध्ययन है। इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है उसके साथ मिलेंगे। और बाकी हम लोग मिलते हैं
और आपके लिए एक इंफॉर्मेशन यह भी है कि आप अगर पूरा कंप्लीट आप अपने पढ़ाई को कंप्लीट करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर के आप पूरे सेमेस्टर के पूरी तैयारी पूरे कंप्लीट रूप में कर सकते हैं।